और हम बात कर रहे हैं कल होने वाले मतदान की। शुक्रवार के दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 300 सीटों पर मतदान होना है। 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में एक चरण में और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ज्यादातर जगहों पर जैसा अभी आपने सुना, चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि डिंडोरी, बालाघाट और मंडला जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां वोटिंग का टाइम कुछ कम रहेगा। शाम को दोपहर में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। एक पैनल पूरा हमारे साथ बना हुआ है। भोपाल से मेरे साथ अमृतांशी हैं, रायपुर से नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से ही हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो सीधा पैनल की तरफ चल रहे हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। मेरा अगला सवाल बाबूलाल सर आपसे रहने वाला है। बाबूलाल सर, और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं सुरेश जी का भी। सुरेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं सर मैं आपका। बाबूलाल सर, आपसे मेरा सवाल है। बाबूलाल सर, वादों पर हम बात कर रहे थे, हम फ्रीबीज की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से जितनी घोषणाएं की गई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी उतनी घोषणा की गई और अंतिम दिन तक जहां तक हो सका फिर वो गृहलक्ष्मी योजना भी भूपेश बघेल लेकर आए। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या ये घबराहट है, ये चिंता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लक्ष्मी पूजन के दिन हम लेके आए इसे और ये उसे रोक के रखा गया था। तो ये लॉजिक कितना जनता को समझ में आया कि उस योजना को लक्ष्मी पूजन के दिन रोक कर रखा गया था, या दरअसल ये योजना एट द टाइम बिल्कुल उसे स्पॉट की गई, उसे बनाया गया तब, जबकि शायद लगा हो कि अपना मैनिफेस्टो कहीं कुछ हल्का ना पड़ जाए बीजेपी के सामने? देखिए, कोई विश्वास माने कोई स्वीकार नहीं करता कि हम डर रहे थे, लेकिन वास्तव में अगर माना जाए, देखा जाए तो उस घोषणा का असर जो देखा उन्होंने पहले चरण में, उस घोषणा के असर को देख करके एक प्रकार का मैं डर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक घबराहट जरूर आई है कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये लक्ष्मी के नाम से जो है, लक्ष्मी योजना के नाम से जो है ये दिया गया है, और इसको कहेंगे कि उसका काट देखा है इन्होंने कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो इसमें दिक्कत होगी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी योजना को दिया, और ये अपनी बात को रणनीतिक रूप से बचाव करने के लिए उन्होंने कहा कि हम उसको दिवाली में पहले ही देने वाले थे, इसलिए जो है हमने जो है दिवाली में इसको किया। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक प्रकार से जो है उसका असर देख करके ही इन्होंने पर इस बाबूलाल बात सर, का पहले फेज की वोटिंग तो उस घोषणा की हो गई ना? घोषणा के बगैर हुई, वो तो मैं भी देख रहा हूं। उसमें असर, मैंने कहा ना कि उसका असर प्रथम चरण में महिलाओं का उत्साह देखकर कांग्रेस को ऐसा लगा, आदिवासी क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में महिलाओं की भीड़ जो लगी और जो आप लोगों ने दिखाया, तो उससे उनको लगा कि कहीं ये उसका असर तो नहीं, 12,000 का असर तो नहीं है कहीं। ठीक बात। इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया, और उसका असर देख करके जो है कांग्रेस ने अपना पैंतरा बदला। और ये बिल्कुल सही है कि घबराहट उनको जरूर हुई होगी कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और लक्ष्मी पूजन के नाम से उन्होंने उसको लॉन्च किया। ये एक उनकी रणनीतिक सफलता है। आप देखिएगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, ध्यान से समझेंगे आप, तो ये किसान केंद्रित चुनाव हो रहे हैं, और किसान केंद्रित में किसान हर व्यक्ति, लगभग लगभग हर तीसरा आदमी किसान हमारे क्षेत्र में देखा जाता है, मिलता है छत्तीसगढ़ के अंदर में। आप देखिए कि जितने नेता हैं उसमें से 80% नेता भी किसान हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है। और किसान के नाम से SC ST आदिवासी सब शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आदिवासी भी किसान है, SC भी किसान है, ST भी किसान है। तो ये सारा मूल मंत्र जो है किसान पे आकर टिका हुआ है। और इस बार जो है महिलाओं का असर जो है उस योजना के कारण, जो योजना दी 12,000 की, उस योजना के कारण एक आकर्षण का विषय बन गया है। तो ये जो मुद्दा है वो इसीलिए इन्होंने लक्ष्मी पूजन के दिन दिया कि महिलाओं को भी हमको आकर्षित करना जरूरी है। किसान तो, हम किसान को तो केंद्रित हम योजना ला ही रहे हैं, हम किसानों के साथ 5 साल काम कर चुके हैं, किसान हम पर विश्वास करता है, ऐसा जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरा काट किया है, और अपनी योजना में सारी उन बातों को शामिल किया है जिनका वो पहले विरोध भी करते थे। आप देखिए कई चीजें ऐसी इसके अंदर में देखिए, जिसका बोनस का विरोध करते थे, अब बोनस देने को तैयार है। जिस बोनस को देने को कह दिया था, रमन सिंह को भी कह दिया था कि नहीं देंगे, नहीं दे पाए रमन सिंह। मुझे बीजेपी के एक नेता का बयान भी याद आता है सर, जिन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि किसी खेत में 22 क्विंटल धान हो भी सकती है 1 एकड़ में, और अब तो खैर वो 21-21 क्विंटल की बात चल पड़ी है कि अब कहां से धान होने लगा। वही किसान है, वही तकनीक है, वही खेत है। मैं बाबूलाल सर लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सुरेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, दिवाली पे भोपाल में मैंने अपने एक मित्र से बात की,
तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़ी परेशानी है, कुर्ता तक नहीं सिल पा रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि सारे नेता ही कुर्ता सिलवाने की लाइन में लगे हुए हैं। इज़हार भी मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। इज़हार, मैं आपके पास आऊंगा। तो सारे नेता बुक किए बैठे हैं कि इतने कुर्ते चाहिए। और एक समस्या ये भी आ रही है, एक सवाल ये भी उठ रहा है, मध्य प्रदेश के लोग ये पूछ रहे हैं कि सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से जो हारा उस पर तो खैर ये तोहमत लगेगी कि आप तो विधानसभा नहीं निकाल पाए, मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, साइड हटिए, लेकिन जो ये दिग्गज जीते फिर वो प्रबल दावेदार बन जाएंगे। ऐसा है क्या? देखिए, ये जो एंटी इनकम्बेंसी नाम के शब्द का राजनीतिक उपयोग होता था कि पहले मुख्यमंत्री जी ये कह दिया करते थे कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इस बार सारे बड़े नेताओं ने मिलकर के इसको सरकार के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी साबित करने का काम किया और उसका प्रभाव केंद्रीय नेतृत्व पर यह पड़ा कि भाई आप जो है चेहरा यदि सामने नहीं रखने दे रहे हैं तो आप सब चेहरा बन जाइए और अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जितवा के बताइए ताकि ये पता चले कि आप चेहरे के लायक हैं या नहीं है। ठीक बात है। तो आपने और हमने सबने ये देखा कि चुनाव के पहले जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया था ये कह करके कि शिवराज जी को चेहरा नहीं बनाया जाए, हाईकमान को उन्हें बीच में चेहरे जैसी स्थिति निर्मित करना पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सभाएं हैं वो उन्हीं की और उनकी ही सबसे ज्यादा डिमांड रही है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के तो पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम रहते हैं, उनको तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज आप मुरैना की सभा कर रहे हैं, इसकी जगह आप जो है होशंगाबाद इटारसी चले जाइए। लेकिन शिवराज जी को तो डिमांड इतनी बढ़ी कि उन्होंने 160 के लगभग सभाएं की हैं और 80 सभाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई हैं। इसलिए ये सब जो सांसद लड़ाए गए थे ये एंटी इनकम्बेंसी कार्यकर्ता तक न पहुंचे। जहां तक मेरा मत है मैं वो बता रहा हूं कि कार्यकर्ता तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं पहुंचे, इसलिए उनके समर्थकों को ये संदेश दे दिया गया कि भाई आपके नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आप नाराज होने का क्या कारण बनता है। तो इसलिए ये जो आप और हम सब ने महसूस भी किया है इस बात को कि जिस नाराजगी के कारण मध्य प्रदेश में बदलाव जैसी अवधारणा दी जा रही थी वो अवधारणा भी ठंडी पड़ी, कम हुई और ये हुआ कि भाजपा के अंदर अंतर कलह शांत हो गया, जिसके कारण। तो सर मुझे एक बात बताइए, ये जब 3 केंद्रीय मंत्री आए, सांसद आए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में क्यों नहीं है? और ऐन वक्त तक उनकी सीट पर कांग्रेस में ऐसी घमासान मचा कि कपड़े फटने की बात आ गई, कभी ये प्रत्याशी बदलो कभी वो प्रत्याशी, तो फिर सिंधिया मैदान में क्यों नहीं आए? नहीं, सिंधिया के बारे में ये बहुत स्पष्ट अवधारणा थी कि उन्हें पहले दिन से ही, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी भाजपा फैक्टर पर थी, जो भाजपा में ज्वाइन किए हैं सिंधिया जी के साथ उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण नहीं था। वो केवल ग्वालियर चंबल अंचल में दोनों जो समूह है, यानी नरेंद्र समूह भी कह सकते हैं जो भाजपा का है और सिंधिया का समूह है, उन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव और टकराट जैसी स्थिति थी, इसलिए उनको शिवराज जी के साथ जोड़ करके चुनाव मैदान में उतारने जैसी स्थिति नहीं बनी। उन्हें तो केवल ग्वालियर चंबल अंचल में ज्यादा से ज्यादा सभाएं कह करके, और जो कांग्रेस के द्वारा एक हवा बनाई गई थी कि इन्होंने ऐसा किया और हमारी सरकार गिरा दी, और जो प्रियंका जी ने बाद में कहा भी कि विश्वासघात तो एक परंपरा है करके, तो वो जो था उसको उन्होंने डाइल्यूट करने की पूरी कोशिश की और उनकी सभाएं इसलिए ज्यादा हुई। इसलिए क्योंकि शिवराज जी के साथ उनका किसी भी प्रकार का कोई नाराजगी वाला खाना नहीं था, इसलिए जो है उन्हें मुझे लगता है चुनाव लड़ाने से जो है कोई सहमति नहीं बनी हो। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास सर। इजहार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इजहार, देखिए सियासी दावे अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह है। कल ही पीएम ने राजस्थान के रायतू में एक बात कही, बायतू में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का डब्बा गुल हो गया है, ये पीएम ने कहा राजस्थान में। और कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में अंडर करंट चल रहा है पूरा एकदम कांग्रेस के लिए टोटल। तो ये इन दावों पर यकीन करें क्या? क्या इतनी गंभीर स्थिति है, इतना क्लियर मैंडेट है दोनों में से किसी एक को भी? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो पिछले कई विधानसभा चुनावों से बहुत अलग है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि छोटे छोटे से गांवों में, छोटी छोटी जगहों पे जो है वो जाके सभाएं कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरसिया जा रहे हैं, भोपाल की 12 नंबर मल्टी वाले इलाके में जाके सभाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है बहुत ही ज्यादा कहा जाए कश्मकश
कश्मकश भरा हो चुका है। पूरी ताकत जो है दोनों पार्टी के बड़े नेताओं ने झोंक दी है और हर कोई अपना दावा कर रहा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है। 150 सीट लेने की बात कह रहा है, क्लीन स्वीप की बात कर रहा है। दूसरी पार्टी बोल रही है डब्बा गोल है, कोई बोल रहा है अंडर करंट है। तो दोनों ही पार्टी के बड़े नेता लगातार जनता में यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हम सरकार में आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। साथ ही जो विपक्ष है जैसे कांग्रेस है, वो उसका विपक्ष, वो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करने के लिए उसके नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाह रही है, अंडर करंट है। तो बीजेपी जो है वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एज ए डिफेंडिंग चैंपियन की तरह मैदान में उतरी हुई है। वो लगातार इस तरह के उसके नेता बयान दे रहे हैं जैसे कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में वजूद नहीं है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म हो गई है, गुटबाजी हो रही है, यहां पर उसका जनाधार खत्म हो गया है। तो कुल मिला के दोनों ही पार्टियां और उनके बड़े नेता लगातार अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अपने अपने दावे कह रहे हैं। अब जनता है जो इन दोनों को सुन रही है। हालांकि जो जनता है वो कहीं ना कहीं साइलेंट है या फिर वो इस तरह की बातें कर रही है कि 17 तारीख को ही जो वो अपने पत्ते खोलेगी, 17 तारीख को। अब वो क्या तो उन्हीं पत्तों में से पता लगेगा इक्का कौन है, बादशाह कौन और जोकर कौन निकल गया। इज़हार में लौट रहा हूं आपके पास। जुल्फिकार मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही इंदौर से मेरे सहयोगी समीर खान भी हमारे साथ जुड़ गए। इंदौर में भी इस बार बड़ी दिलचस्प जंग है, इंदौर चलेंगे लेकिन पहले उससे जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। जुल्फिकार, आपने भी इतने चुनाव कवर किए, इस बार का चुनाव किन मायनों में आप अलग पाते हैं? इस बार क्या आप अलग देख रहे हैं? और इस बार जितनी घोषणाएं, जितने लॉलीपॉप बटे हैं, इससे पहले कभी आपने देखे क्या 2003 से? आसिफ, जब से मैं चुनाव को कवरेज कर रहा हूं तब से मैं ये देख रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं मतदाता ऐसा महसूस कर रहा है कि उसको त्वरित फायदा चाहिए। तो इस वजह से देखें कि पिछले जो चुनाव होते रहे हैं उनमें घोषणा पत्र जरूर आता रहा है, लेकिन घोषणा पत्र के बाद जो स्थानीय नेता होता था, जो प्रत्याशी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता था, उसके लोग जो हैं जनता के बीच में जाते थे और बातचीत करते थे और अपनी बात रखते थे। लेकिन इस चुनाव में देखने में ये आ रहा है कि जिन बातों को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां परहेज करती रही हैं उन बातों को इस चुनाव में उन्होंने समाहित किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज के खिलाफ रही है और पिछले 2018 के समय में भारतीय जनता पार्टी 300 रुपये का बोनस किसानों को नहीं दे पाई। लेकिन इस बार आप देखिए कि 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य की बात कर दी है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि यही भाजपा की अगर देखें तो केंद्र में सरकार है और एक रूपता किसान की जो फसल है उसमें लाई जा सकती है। जो छत्तीसगढ़ में जो धान का समर्थन मूल्य है तो वो पूरे देश में लागू किया जा सकता है। ठीक बात। जैसे आप गैस की बात करें तो गैस 500 रुपये की देने की बात कर रहे हैं तो वो पूरे देश में लागू की जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो घोषणा पत्र लाया उस लिहाज से देखें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने जनता को अपने तरफ फेवर में करने के लिए घोषणाएं की हैं, वादे किए हैं और वादे ऐसे जिससे जैसे ही सरकार बने उसके बाद से उन्हें त्वरित फायदा होना शुरू हो जाए। जैसे गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा तो 500 रुपए का फायदा पहले महीने से ही शुरुआत हो जाएगी। इस तरीके के वादे नहीं, इस पर जुल्फिकार सियासी दल बाद में सरकार बनाने के बाद ये कहते हैं कि हमने ये कहीं नहीं लिखा था कि हम कब से करेंगे। जैसे मसलन शराबबंदी का वादा 5 साल गुजर गए, जब शुरुआत में 4 साल तक मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता रहा कि शराबबंदी कब होगी तो उन्होंने कहा कि अभी 1 साल बाकी है, हमने ये नहीं कहा था कब से करेंगे। और लीजिए चुनाव आ गए, वो केवल समितियां चलती रहीं, समितियां कभी बिहार गई कभी उधर गई और समितियां सिफारिश देती रहीं और सिफारिश चली गई ठंडे बस्ते में, अब ठंडी भी आ गई। तो इसमें यह भी मसला है कि त्वरित फायदा वोटर चाहता तो है लेकिन मिलेगा, क्योंकि तारीख नहीं लिखी होती मैनिफेस्टो में कि कब देंगे। बिल्कुल आसिफ, तारीख नहीं लिखी होती है, लेकिन जिस तरीके के वादे किए गए, पिछली बार अगर देखें तो किसानों के जो कर्ज माफी की बात की गई उसे पहली कैबिनेट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर भी दिया। अब शराब का जो विषय है उसके लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आसिफ। दरअसल शराबबंदी की जो बात करते हैं और अगर इसका सर्वे भी करा लिया जाए तो जो बात करते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो शराब का सेवन करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें खुद उसको छोड़ना होगा और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी आबादी जो है शराब का सेवन करती है। आदिवासी वर्ग की कल्चर है और परंपरा है और उससे कोई छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों की पॉपुलेशन है और 29 विधानसभा सीटें उनके लिए रिजर्व हैं और दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पे आदिवासी
फैक्टर है जो चुनाव को जिताने और हराने की ताकत रखता है। अच्छा, मैं तो इस शराब पर का विषय जुल्फिकार तो आपके अलग, पास आऊंगा बाद लेकिन में, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया है कि उसी कांग्रेस को उन लोगों ने वोट दिया जब कांग्रेस ने शराबबंदी की बात कही, लेकिन वो एक बड़ी आबादी है जो शराब का सेवन करती है और छत्तीसगढ़ में खपत भी बढ़ गई थी, पिछले दिनों बड़ा बवाल हुआ था। तो इस बार जब उसका जिक्र नहीं है, शराबबंदी की बात नहीं है ना इधर से ना उधर से, तो वो किसका साथ देती? फिर से वो कांग्रेस को भरोसा जताती कि नहीं? ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। खैर, शराब चीज ही ऐसी है। मैं इस पर लौटूंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक रुकना होगा। सुरेश जी है मेरे साथ, बाबूलाल शर्मा सर है, मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ हैं। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। इंदौर से मेरे सहयोगी समीर खान मेरे साथ हैं। समीर, आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद फिर मैं सुरेश जी और बाबूलाल सर के पास जाता हूं। समीर, इंदौर जितना बड़ा शहर, उतनी बड़ी सियासत, उतने दांव पेंच, और इस बार तो खैर एक ऐसे भी दिग्गज हैं जो कई सालों से चुनाव लड़वाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार खुद ही उन्हें चुनाव में उतरना पड़ा है। तो बड़ा दिलचस्प रहेगा इंदौर का आंकड़ा भी। शहरी आबादी इंदौर की क्या कहती है, कल के बारे में क्या चल रहा है, अभी कैसे गुजर रही है आज की रात? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा मतदान और चुनाव में जो है कयामत की रात, तो कयामत की रात ही साबित हो रही है इंदौर की। हालांकि एक दिन पहले से ही इंदौर का माहौल गर्म हो गया था। चुनाव प्रचार खत्म होते ही जो है अलग अलग क्षेत्रों से वीडियो आना शुरू हो गए। कहीं भाजपा के कार्यकर्ता तो कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के वाहनों को रोकते नजर आए। कहीं शराब पकड़ी गई तो कहीं रुपया पकड़ा गया। हालांकि हम पूरी इधर अगर इंदौर के मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ लगभग 66 विधानसभा सीट है, जिसमें से 33 सीट भाजपा के पास है, 30 कांग्रेस और 3 अन्य के पास। तो अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है, या हम ये कहें कि जो आकलन लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा, तो वो ये कह रहे हैं कि सीधी टक्कर है भाजपा और कांग्रेस के बीच। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा बेल्ट जो है आदिवासी समुदाय का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई किलोमीटर दूर से आदिवासियों को साधने के लिए आज ही जो है एक मैसेज दिया है। तो आदिवासी समाज जो है वो बड़ी संख्या में मालवा निमाड़ में है, वो वहां की सीटें बड़ी हैं। अब देखना यह होगा कि वहां क्या होता है। और अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, जैसा आपने जिक्र किया, चुनाव लड़वाने वाले कैलाश विजयवर्गीय खुद चुनाव मैदान में, और इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जीतू पटवारी राऊ विधानसभा से कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो दोनों सीटों पर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की नजरें हैं और दोनों ही हॉट सीटें इंदौर में मौजूद है। हालांकि आज एक खबर और आपको मैं देना चाहूंगा, कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में ही अपना घर खरीद लिया है, और उस घर में जो है उन्होंने भाजपा के विधायक होने के नाते मतलब उन्होंने पहले से ही विधायक कार्यालय भी शुरू कर दिया है। अभी वो विधायक बने ही नहीं है। तो हम ये कहें कि ये काफी दिलचस्प चुनावी रंग जो है इंदौर में नजर आ रहे हैं। उनके सामने जो कांग्रेस के संजय शुक्ला हैं, वो भी काफी मजबूती से उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंदौर में जो है वाकई कयामत की रात आज जो है साबित होती नजर आ रही है। मालवा निमाड़ की जब बात कर रहे हैं तो मालवा से नीचे निमाड़ में और ये बुरहानपुर खंडवा के आसपास, यहाँ मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, अल्पसंख्यक आबादी अच्छी खासी है। सुरेंद्र शेरा पिछली बार वहां से चुनाव जीत गए थे और इस बार तो खैर कांग्रेस की टिकट पे आ ही गए। इस पूरे चुनाव में समीर, अल्पसंख्यकों को कौन साध पाया है? आपने बिल्कुल नब्ज पे जो है हम ये कहें कि हाथ रखा है आसिफ। बिल्कुल मालवा निमाड़ में अगर खरगोन की बात करें या हम कहें खंडवा की बात और बुरहानपुर में खासी बड़ी तादाद है मुस्लिम संख्या की। तो अगर हम पहले बुरहानपुर से शुरू करते हैं, बुरहानपुर में जो है एमआईएम ने जो है नफीस मंशा खान को अपना उम्मीदवार बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नफीस मंशा खान, साथ ही साथ पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चौहान, वो खुद भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भी है, जिनका आपने जिक्र किया, जो पिछली बार वहां से विधायक रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की अर्चना चिटनीस, वो भी काफी, माफ करिएगा, भाजपा की अर्चना चिटनीस, वो भी काफी वरिष्ठ नेता है। तो ये 4 जो है उम्मीदवार वहां पर हैं और मुस्लिम वोट भी वहां पर बड़ी संख्या में। लेकिन अंसारी और शहरी का मसला भी वहां पर है। अंसारी बता रहे हैं कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। और अगर हम बात करें मुस्लिम वोटों की, तो वैसे तो परंपरागत जो है मुस्लिम वोट कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस चुनाव में कोई भी भाजपा का
ऐसा रंग नजर नहीं आया, या हम ये कहें कि ऐसा कोई कार्ड नजर नहीं आया जो मुसलमानों को नाराज करता हुआ नजर आए। तो मुस्लिमों नहीं, को ठीक साथ बात है। और इसमें पीएम की दो बातें मुझे याद आती हैं। एक, बीजेपी का पसमानदा मुसलमानों को साधने का प्लान कि मुसलमानों में भी पिछड़े मुसलमानों को साधिए, और दूसरा मुझे वो भी याद है जब संसद में और उसके बाद भी जब पीएम ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुसलमानों के साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उनकी समस्याएं समझिए और उन्हें अपना बनाने की कोशिश कीजिए। खैर, अब अल्पसंख्यक कितना बहुतायत में वोट देते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन इस पर जब बात चली है तो सुरेश जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जब जैसे हर्ष चौहान का जिक्र किया था अभी समीर ने, नंदू भैया के बेटे का, मैं आपसे पूछूंगा, मैं बागी को सवाल लेके जा रहा हूं। बागी कितना बड़ा फैक्टर आप इस चुनाव में देख रहे हैं? क्योंकि इस बार तो बहुत कुछ हुआ है। जो कल शाम तक वहां थे वो सुबह वहां चले गए, और कुछ तो ऐसे हैं कि सुबह से फिर शाम को वापस भी लौट आए। ऐसा लगा जैसे पाला छूने गए थे। तो ये बागी कितना बड़ा फैक्टर है, कितना खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं इस चुनाव में? देखिए, मध्य प्रदेश के पुराने इतिहास को देखें तो ये बात सच है कि बागी थोड़ा बहुत असर डालते हैं, बहुत लंबा असर नहीं डालते। जैसे मान लो कोई बहुत ही बड़ा नाम होगा और वो बागी होता है, तब उसका प्रभाव रहा है, अन्यथा सामान्य बागी का कोई असर नहीं रहा। जैसे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे पिछली बार, तो उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ करके 25,000 वोट लिए, और पटेरिया जी, तो इस प्रकार से उन्होंने असर डाला। फिर यदि रामकृष्ण कुशमारिया जी ने चुनाव लड़ा तो वहां 3 विधानसभा सीटें भाजपा हार गई, दमोह भी हार गई और पथरिया भी हार गई और भाटा भी हार गई। तो इस तरह की 2-3 सीटें हार गए। और लेकिन होशंगाबाद से यदि उन्होंने चुनाव लड़ा, अपने सरताज सिंह जी ने, जिनका दुखद निधन हो गया, तो उनके वो चुनाव स्वयं हार गए, लेकिन उन्होंने पूरे भी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई असर नहीं डाला। तो इसलिए ये मिलीजुली बातें हैं। लेकिन आप देखने वाली इसमें बात यह है कि 4-5 स्थान जो है वो बीजेपी के ऐसे हैं जहां बड़ा नुकसान होने की स्थिति है। ममता मीणा का नाम ले सकते हैं जो आम आदमी पार्टी में चली गई, हर्ष चौहान जी का नाम हम ले ही रहे हैं। और यदि मान लो अन्य कांग्रेस के भी 4-5-7 लोग हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं, जिसमें अब इसमें जहां तक अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि मुस्लिम वोटों का असर क्या किधर जाना है और कैसा होना है, तो इसमें हम राहुल गांधी फैक्टर को भी याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी चर्चा और ज्यादा वजनदार हो जाएगी। जब राहुल गांधी जी ने भोपाल में रोड शो किया तो वो पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थे, मध्य उत्तर पूरा का पूरा, कहीं उसमें वो नहीं था। वो इमामी गेट से उन्होंने शुरू किया, फिर पीर गेट गए, फिर बुधवारा गए, फिर मोती मस्जिद गए, फिर सुल्तानिया रोड गए, फिर बुधवारा में जाकर के जो बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां उन्होंने नुक्कड़ सभा की। और इसी प्रकार से उन्होंने नरेला में भी जो अपना रोड शो किया, वो भी कमोबेश इसी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा था। तो इससे ये संदेश जाता है कि कांग्रेस बार बार जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हुए कमलनाथ जी ने जिस तरीके का वातावरण बनाया था, उसमें ये कहीं संदेश न चला जाए मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं में कि कांग्रेस तो भाजपा की बी टीम बनती जा रही है। नहीं, बड़ा दिलचस्प है सर। देखिए, कोई वोट बैंक किसी की बपौती नहीं, ये तो तय है। आप साधने की कितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मुसलमान ध्रुव नारायण से भी नाराज नहीं है। ये तो अंदर उनके बैठते हैं, खाते पीते साथ में। देखिए, हर चीज है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े कट्टर प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए हो। अब मियाँ भाई को कौन साधेगा, मियाँ भाई किसका भाई बनेगा, वो तो खैर कल जाने।